हमने छोड़ा तो स्टार्लिंग फोर्सेस पर था, बट फॉर रिव्यू ऑफ योर यस्टरडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू रिव्यू योर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमने छोड़ा था कि पहले हमने माइक्रो सर्कुलेशन की थी कि कौन कौन से माइक्रो सर्कुलेशन के कंपोनेंट्स हैं। फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको इफ़ यू डू रिमेंबर कि कल हमने आर्टेरियोज, मेटा आर्टेरियोज, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, देन वेन्यूल्स एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। देन यू शुड नो अबाउट कि हमारी बॉडी जो एक 70 kg का मैन है, वो उसका टोटल बॉडी वाटर जो है 60% होगा टोटल बॉडी वेट के, जिसमें से कि आपका कुछ ECF होगा, कुछ ICF होगा। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आपका अराउंड अबाउट 14 लीटर्स होगा, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है दैट वुड बी अबाउट 28 लीटर्स। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि आपका मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी मेंटेन कर शो करता है, यानी कि होम्योस्टेसिस भी आपकी ECF बताता है, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो, लाइक प्लाज्मा में, और उसके बाद आप सेपरेट जो है 3 लीटर से, और साथ ही साथ आप उसको कहते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि अबाउट 11 लीटर्स है। ठीक है, उसके बाद ये आपके दो डिवीजन्स हैं। उसके बाद आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो 11 लीटर्स, अगर आप उसकी बात करो तो आपको कल भी बताया था कि इंटरस्टिशन जो है वो ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, वहाँ आपका प्रोटोग्लाइकन फाइबर्स भी, फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है जो कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और उसके अलावा आपके कोलेजन फाइबर बंडल्स भी होते हैं। जो कोलेजन फाइबर बंडल्स हैं वो आपके जो हैं, ये दोनों मिलके आपका इंटरस्टिशियम बनाते हैं। और इसके अलावा जो आपके इसके अंदर कुछ फ्री फ्लूइड भी प्रेजेंट है, फ्लूइड रिवुलेट्स भी प्रेजेंट हैं, और जो कि जिसको कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और जो प्रोटोग्लाइकन फिलामेंट्स अलॉन्ग विद द फ्लूइड टुगेदर जो मिलके उसको आप कहते हैं इंटरस्टिशियल जेल। जो टोटल बॉडी का, आपकी तमाम के तमाम बॉडी का जो टोटल 1/6 ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम आपका वाटर का जो है वो इन बिटवीन द सेल्स होता है, जिसको कि आप इंटरस्टिशियल कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो इसके अंदर होता है। कोलेजन फाइबर्स जो हैं, बंडल्स जो हैं, वो आपकी इंटरस्टिशियम को टेंशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ जो है इंटरस्टिशियम की कि अपनी जगह पर फ्लूइड रहे, कोई चीज़ इधर उधर ना जाए, एक्स्ट्रा फ्लूइड ना जाए, वो आपकी प्रोवाइड होती है कोलेजन से। और उसके बाद जो है ये एक लेंथ से लेके अगली लेंथ तक रीच करते हैं और थिकर होते हैं, वेयर एज द प्रोटियोग्लाइकेंस विच इज़ फर्दर स्मॉल क्वाइल टाइप ऑफ जो है ये बंडल्स हैं, और फर्दर ये कंप्राइज होते हैं 98% ऑफ हाइलोरेनिक एसिड और 2% ये प्रोटीन्स हैं। ये जो है इनके अंदर अब वाटर ट्रैप करता है, जिसको कि अब टुगेदर प्रोटोग्लाइकेंस एंड वाटर टुगेदर इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम और टिश्यू जेल। ठीक है, इसको टिश्यू जेल कहते हैं। उसके बाद ये थर्ड आपका पॉइंट था कि कुछ फ्लूइड वेसिकल्स होती हैं, कुछ फ्री फ्लूइड वेसिकल्स होते हैं, और जो है उनको आप फ्लूइड रिवुलेट्स भी कहते हैं, और ये टोटल अबाउट आपकी तमाम बॉडी में लेस देन 1% होता है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोलेजन फाइबर बंडल होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस इन द इंटरस्टिशियम, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेंशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके टिश्यूज को। जो प्रोटोग्लाइकेंस हैं स्मॉल हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल हैं, क्वाइल्ड हैं, बहुत मुश्किल से विजिबल होते हैं, और इसके अलावा ये ब्रश पाइल की तरह आपकी बैकग्राउंड को प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एक्चुअली योर प्रोटोग्लाइकेन। ये बारीक बारीक से जो क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके फ्री फ्लूइड रिवुलेट्स हैं जो कि नॉर्मली हैं लेस देन 1% है। ये आपके मोटे मोटे जो हैं ये कोलेजन्स हैं, कोलेजन फाइबर्स बंडल्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं आपके स्ट्रेंथ टू द टेंशनल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोलेजन बंडल फाइबर्स हैं आपके जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये आपकी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अब ये जो फ्लूइड है इन द इंटरस्टिशियम, दे कंटेन ऑलमोस्ट द सेम कॉन्स्टिट्यूट एज प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर मच लोअर प्रोटीन्स। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो कि उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। एक तो आपने बता दिया कि कोलेजन है, फिर आपने कोलेजन बंडल्स बता दिए, फिर आपने बता दिया कि प्रोटियोग्लाइकेंस हैं। तीसरी चीज़ आप बताएंगे कि इसमें थोड़ी बहुत प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोटीन्स की जो अमाउंट है वो लेस होगी एज कंपेयर्ड फॉर दैट ऑफ प्लाज्मा। और ये प्रोटियोग्लाइकेन filaments and the fluid entrapped within them has the characteristics of a gel, and therefore this is called as a tissue gel, which I have already explained to you. ठीक है,
अब उसके बाद अब आ जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर, जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर है, ये कैसे बनता है? ये दो तरीके से बनता है. दिस फ्लूइड कैन बी फॉर्म बाय टू वेज. नंबर वन वे इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रही है? ऊपर आपके सेल्स पड़े हैं, और सेल्स कहाँ पड़े हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर पड़े हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं उसके नीचे और सेल्स के दरमियान में आपके नीचे जो बाहर की तरफ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. फिल्ट्रेशन होगी वहाँ से, जो आपकी ब्लड वेसल्स है वहाँ से एक तो फिल्ट्रेशन होगी, और फिल्ट्रेशन से जो फ्लूइड बाहर आएगा उसकी कंपोजिशन सिमिलर होगी, एक्सेप्ट दैट ऑफ प्लाज्मा के सिमिलर होगी, एक्सेप्ट कि इसमें प्रोटीन्स कम होंगे. और सेकंड ये है कि डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन होगी फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द interstitial spaces. So two procedures are required. You can get SCQ how the filtrate और how the interstitial fluid is formed in systemic system. ये एक आपका SCQ आ जाता होता है. इसको ऐसे ही आपने तैयार करना है कि नंबर वन, this interstitial fluid is being formed by the filtration. Number one. Number two, diffusion from the capillaries. Because there is large number of the proteoglycan filaments is present, and there is difficult for the fluid to move easily through the tissue gel. Instead, the fluid mainly moves through the diffusion through thermal motion and kinetic motion under rather than by the large number of molecules moving together. यानी ये तमाम की तमाम जो फिल्ट्रेशन हो रही थी और डिफ्यूजन हो रही थी, ये नहीं है कि तमाम का तमाम फ्लूइड इकट्ठा मूव किया और अगली जगह पहुंच गया, नहीं, बल्कि ये डिफ्यूजन के जरिए जो थर्मल मोशन और काइनेटिक मोशन जो है, मूवमेंट्स जो है पार्टिकल्स की, वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज जो फ्लूइड है आपका वो उसमें एंट्रैप्ड रहता है टिश्यू जेल में अलोंग विद योर प्रोटियोग्लाइकेन. अब ये जो है उतनी ही तेजी से आपकी डिफ्यूजन थ्रू द प्रोटियोग्लाइकेन्स और जो फ्लूइड प्रेजेंट है 95 से 99% रैपिडली उतनी ही तेजी से होगी डिफ्यूजन एज कंपेयर टू जैसे कि फ्री फ्लूइड्स होती है. जैसे कि एक पानी है, पानी में से तो डिफ्यूजन हो ही रही है, उतनी तेजी से आपकी जो डिफ्यूजन है वो होगी इस प्रोटियोग्लाइकेन और फ्लूइड के मटेरियल से जितनी आराम से नॉर्मली होती है. और इसके बाद ये कि जो टिश्यू सेल्स हैं वो बहुत थोड़े डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देगी. ना सिर्फ ये कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हों, बल्कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे स्मॉल न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें डिफ्यूज होके वहाँ से इंटरस्टिशियम में आ जाएंगी. ठीक है. सो फर्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन. अभी हमने फिल्ट्रेशन को नहीं डिफाइन किया, अभी हम सिर्फ डिफ्यूजन की बात करें कि डिफ्यूजन होगी कैपिलरीज में से, कैपिलरीज के ब्लड में से आपके इंटरस्टिशियम में. तो ये डिफ्यूजन वो कहते हैं ऐसे नहीं है कि पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स जाएं, बल्कि प्रोटियोग्लाइकेन्स और जो फ्लूइड प्रोटियोग्लाइकेन्स के साथ टिश्यू जेल में प्रेजेंट था उसकी भी डिफ्यूजन वैसी होगी जैसे कि वाटर की डिफ्यूजन होती है, उतनी ही तेजी से. और ये इसके साथ साथ डिफ्यूजन में होता क्या है कि तमाम रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा इंटरस्टिशियम में, और उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन भी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएंगे, तमाम न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, और तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी उसमें इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे. ठीक है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. अब उसके बाद सेकेंड एक पॉइंट है जो कि यू शुड रिमेंबर कि अब ये जो आपका फ्री फ्लूइड है, कुछ फ्री फ्लूइड है जो कि इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है. पीछे आपने स्पेसेस देखे थे, रिवरलेट्स, वो स्मॉल रिवरलेट्स हैं फ्री फ्लूइड के जो कि प्रेजेंट होते हैं. लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी है इस फ्री फ्लूइड की? तो दिस इज फ्री फ्रॉम प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स, इसलिए इट कैन फ्रीली मूव. कि प्रोटियोग्लाइकेन में से उसने डिफ्यूजन के थ्रू आना था, लेकिन ये भी फ्रीली मूव कर सकता है डिफ्यूजन के थ्रू. लेकिन अब ये जो फ्री फ्लूइड या रिवरलेट्स प्रेजेंट हैं लेस देन 1% है. अब किस पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है वो मैं आपको हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि एडीमा क्यों हो सकता है. एडीमा जो है स्मॉल पॉकेट्स और रिवरलेट्स ऑफ फ्लूइड्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे ट्रिमेंडसली until one half or more of the edema fluid become freely flowing fluid independent of the proteoglycan filaments. यानी कि प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स कहीं पीछे रह जाएंगे, और इतना ज़्यादा इन फ्री जो रिवरलेट्स हैं इस पर इतना ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा कि ये जो है फ्रीली वहाँ से मूव कर सकेंगे. और ये किस केस में होगा? ये नॉर्मली नहीं होता बेटा, ये आपका जब आपके एडीमा कोई
पैथोलॉजिकल कंडीशंस या फिर पैथोलॉजी भी होगी, तो उस केस में आपका अडीमा डेवलप हो जाएगा और पेशेंट कैन प्रेजेंट विद अडीमा। अब अडीमा की भी कई टाइप्स हैं, पिटिंग अडीमा है, नॉन पिटिंग अडीमा है। एट द एंड ऑफ दिस these lectures I will show you the diagrams कि किस किस किस्म का अडीमा होता है और पिटिंग अडीमा का क्या मतलब है, नॉन पिटिंग अडीमा का क्या मतलब है, और अडीमा आप चेक कैसे कर सकते हो। अक्सर आपने फैमिलीज में भी कुछ पेशेंट्स देखे होंगे जिनके जो है बहुत ज़्यादा सोलन बॉडी होगी और वो कहेंगे हमारे जिसमें पानी भरा हुआ है। एक्चुअली दिस कैन बी दैट अडीमा कि वो कहते हैं कि पानी भरा हुआ है जिसम में, और अगर आप देखें चेक करें तो बाकी वो गोश्त नहीं होता, लिटरली लगता है कि वो जब आप दबाएंगे उस जगह को तो वहाँ पेट सी बन जाएगी, यानी कि नीचे से गहराई सा एक खड्डा सा बन जाता है। दैट इज एक्चुअली अडीमा। तो अडीमा जो है वो एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, कि नॉर्मली तो आपका जो है रिवोलेट्स है वो प्रेजेंट है और उसके अंदर आपका फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है, जो कि लेस देन 1% है। लेकिन अब एबनॉर्मल केसेस में या पैथोलॉजिकल केसेस में इतना ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा इन स्मॉल पॉकेट्स में, और रिवोलेट्स ऑफ फ्री जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे, मोर देन हाफ और मोर ऑफ द एडिमा फ्लूइड, कि वो जो है वो फ्लूइड ही फ्लूइड आपको यू कैन फील दैट फ्लूइड, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एडिमा। ये क्यों होता है, कौन सी फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके डेवलपमेंट में, या कौन सी फोर्सेस हैं जो एडिमा को प्रिवेंशन में हेल्पफुल हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। So this is actually the second important point which I am going to discuss. The fluid filtration across capillary membrane is determined by hydrostatic pressure, hydrostatic capillary pressure, and colloid osmotic pressure and the capillary filtration coefficient. ये आपकी forces हैं। पहला पॉइंट हमने डिफ्यूजन डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट आपकी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बनता कैसे, वो बनता है फिल्ट्रेशन से। अब फिल्ट्रेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टार्लिंग फोर्सेस हैं, द नेम ऑफ स्टार्लिंग फोर्सेस हैव बीन गिवन to these Starling forces as the scientist who discovered it first time. The even Starling discovered it this first time. So these are the forces which are responsible for the filtration across the capillaries. And what are these type of forces? Maybe two main forces आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको स्लाइड्स बाद में दिखाती हूँ, पहले आपने याद रखनी है कि एक फोर्स है जो कैपिलरीज के अंदर है, जिसको कि जो वाटर या ब्लड जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी फोर्स है, दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यही हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है ये कैपिलरी का भी होगा, और इसी तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी होगा, जो कि इंटरस्टिशियल में बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। एक कैपिलरी के अंदर प्रेशर है प्रेजेंट है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर आ जाता है कि आपके ब्लड के अंदर सबसे मेजर पोर्शन, अगर आप याद हो कि सेलुलर पोर्शन था 55% और 45% आपकी प्रोटीन्स थी। तो जो प्रोटीन्स हैं वो भी इस ब्लड को अपने प्लेस में रखने के हेल्प करती हैं, कि वो वाटर को एज अ ग्लू की तरह अपना अंदर कैपिलरीज के अंदर रखती हैं, जमा रखती हैं, वो बाहर नहीं जाने देती। तो दैट प्रेशर इज एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका दूसरा नाम है ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। मेनली वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर और जो है कैपिलरी ऑस्मोटिक कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कैपिलरीज के अंदर की मैं अभी बात कर रही हूँ, बाहर की इंटरस्टिशियल की नहीं बात कर रही हूँ। इसको आप डिनोट करते हैं विद द सिंबल पाई पी, ठीक है। वो जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, और ये जो है आपका प्रेशर है, ये एक प्रेशर जो कैपिलरीज के अंदर है, दैट इज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना होता है, किस किस दो चीज़ों का इफेक्ट होता है, वो हम वन बाय वन आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। फिर इसी तरह का कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं, वैसे तो यूजली जो आपकी किडनीज हैं वहाँ कोई प्रोटीन लीक आउट नहीं कर सकती, लेकिन जो सिस्टमिक आपकी कैपिलरीज हैं वहाँ थोड़ी बहुत प्रोटीन्स जो हैं वो लीक आउट कर जाती हैं, और लीक आउट करने के बाद वो इंटरस्टिशियल में आ जाती हैं, और इंटरस्टिशियल में आके वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। दैट प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई आई, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो रिमेंबर है, अब ये 4 प्रेशर्स तो ये हैं जो कि स्टार्लिंग फोर्सेस हैं, साथ ही साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि कैपिलरी फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट। वो क्या चीज़ होती है? वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होती है कि कितनी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं या सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज इनटू नंबर एंड द साइज ऑफ द जो कैपिलरीज हैं उन पर डिपेंड करता है ये कैपिलरी फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट। और ये अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। So fluid filtration is actually dependent upon the four primary forces which are going to determine whether this blood or the water fluid will move out of the blood into the interstitial fluid or it is going to be reabsorbed back into the capillaries in the opposite direction. यानी दो procedures simultaneously हो सकते हैं। या तो आपका ये कि फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर इंटरस्टिशियम में आ जाए, या फिर ये है कि जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आया था उसको दोबारा से आपकी कैपिलरीज के अंदर वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो ये फोर्सेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एनी मूवमेंट, फिल्ट्रेशन, movement across the blood capillaries into the interstitium or backward in the opposite direction, reabsorption of the fluid from the capillaries into the your from the interstitium into the capillaries. This is your reabsorption. These forces are called as the, you can see on the slide, this is written as Starling Forces in honor of the physiologist who first demonstrated their importance, that is the Evan Starling, the scientist name. ठीक है, कौन कौन सी थी स्टार्लिंग फोर्सेस जो मैंने पहले भी आपको बताई हैं? सबसे पहली स्टार्लिंग फोर्स जो कि टेंड टू फोर्स द fluid outward from the blood capillaries into the interstitium is capillary hydrostatic pressure, P, capital P and C. C is for capillary and P is the hydrostatic pressure. Then एक और प्रेशर था, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें एरो शो होंगे। इसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये फ्लूइड को कॉज करेगा कि कैपिलरीज में से फ्लूइड बाहर आ जाए। इतना ज़्यादा ये प्रेशर होता है कि ये कॉज करेगा कि ब्लड बाहर आ जाए, इस आप या फ्लूइड जो है बाहर आ जाए आपके इंटरस्टिशियम में। ये फोर्स करेगा आउटवर्ड फोर्स। फिर आपके साथ आ जाता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने कहा था ना दो तरह के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे क्या है आपका इंटरस्टिशियम है, ऊपर क्या है ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये अगर पॉजिटिव है तो ये कॉज करेगा कि फ्लूइड जो है आपका कैपिलरी मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ मूव करेगा। दिस इज कॉज द फ्लूइड inward through the capillary movement when PIF or interstitial fluid hydrostatic pressure is positive. लेकिन अगर ये प्रेशर नेगेटिव है, जो कि यूजुअली नेगेटिव हो सकता है, तो ये कॉज करेगा फ्लूइड को टू मूव फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये अब आपका हाइड्रो से आप समझ लें कि वाटर का प्रेशर है। एक आपने कैपिलरी के अंदर का हाइड्रो प्रेशर बताया, एक आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया। ऊपर वाला प्रेशर जो है तो वो तो करता ही करता है कि बाहर निकालने की पानी की कोशिश करेगा। जो ये हाइड्रोस्टैटिक इंटरस्टिशियम के अंदर प्रेशर है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये फ्लूइड को वापस जो है इनवर्ट मूव करना शुरू करेगा, कोशिश करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। फिर आ जाता है आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रेशर जो कि आपका प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, और उसमें भी मेनली 90% आपका जो है वो रीजन होता है एल्ब्यूमिन की वजह से। That plasma colloid osmotic pressure which tend to cause osmosis of the fluid inward through the capillary membrane. Very important कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं कि आप समझे कि एक बूंद की तरह जैसे ग्लू नहीं होती उस तरह एक्ट करती है और वाटर को अपने साथ जोड़ के रखती है। अगर ये कम हो जाएंगी तो वाटर, अब आप साथ ही साथ पैथोलॉजी भी समझा करो कि अगर कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड क्योंकि ये होल्ड करके रखती है प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर कम होगी तो फ्लूइड ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगा और एडीमा डेवलप हो जाएगा। या अगर आपके लिवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स कम बना रहा है तब भी क्या होगा, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो तब भी फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा और एडीमा डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी फ्लूइड को बाहर की तरफ निकालेगा।
So this is very important. Capillary plasma osmotic pressure which tends to cause osmosis of the fluid inward. ये अब आप क्या करते हैं, ये रीअब्सॉर्प्शन फ्लूइड की हेल्प करता है, फ्लूइड को अंदर रखने की कोशिश करता है, बाहर लीक होने नहीं देता। साथ ही साथ आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच कॉजेस द ऑस्मोसिस ऑफ द फ्लूइड आउटवर्ड थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये जो है थोड़ी बहुत प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है, अब लाजमी बात है प्लाज्मा प्रोटीन्स का काम क्या है, काम उनका यही है कि उन्होंने अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करना। तो अगर ये कुछ जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक होकर बाहर आ गई हैं तो उन्होंने भी क्या करना है, आउटवर्ड मूवमेंट कॉज करनी है ऑस्मोसिस की थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। सो ये अब आपको क्वेश्चन ऐसे याद आ जाता होता है, बेटा प्लीज इसको गौर से सुन लें, इसको मार्क कर लें अपनी गाइडन में कि व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एडिमा डेवलपमेंट, ऐसे करके भी आ जाता होता है। और व्हाट आर द स्टार्लिंग फोर्सेस इन द डेवलपमेंट और इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये वो फोर्सेस हैं जिनको हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे और बार बार आपसे एग्जामिनर भी यही जो है कोर्सेज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गौर से देखें और इनको ऐसे ही आपने समझ के याद करना है कि एक आपका कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो कि फ्लूइड को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, एक आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो कि फ्लूइड को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा अगर ये जो है पॉजिटिव है, लेकिन आउटवर्ड अगर ये नेगेटिव है। और एक आपका प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो कि प्रोटीन्स और प्रोटीन्स से वाटर को ट्रैक करके आपने उसको अंदर की तरफ ही रखेगा, ठीक है। और एक आपका जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो कि टेंड करेगा कि आपका जो वाटर है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक। ये चार फोर्सेस हैं और इन्हीं को हम बार बार वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के पूरे लेक्चर में। तो उसके बाद फिर अब आपका फिल्ट्रेशन अक्रॉस द कैपिलरीज कौन सा प्रेशर है जो कि आपका मूव करने में हेल्प करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज टेंड टू फोर्स फ्लूइड एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू द कैपिलरी पोर्स outward into the interstitium. And secondly, the osmotic pressures which are going to be caused by the plasma proteins, colloid osmotic pressure within the blood vessels, capillaries tends to cause fluid movement by osmosis from the interstitial spaces into the blood. These are the forces which are actually यानी कि टोटल आउटवर्ड फोर्स भी हो सकती है और टोटल आपकी इनवर्ड फोर्स भी हो सकती है। अब दो तरह की फोर्सेस हैं। जो आउटवर्ड फोर्सेस हैं वो आपकी कौन सी हैं, अब आपने याद कर लेना है। आउटवर्ड फोर्सेस आर योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस और स्पेशली कौन सी, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और आपका जो इनवर्ड फोर्स है वो कौन सी है, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कौन से वाली है, कैपिलरीज के अंदर वाली, ठीक है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लीक हुई, कोई डेब्रिज आई, कोई टिश्यूज आए, तो वो तमाम की तमाम जो हैं उनको आगे कौन लेके जाएगा, क्या वो इंटरस्टिशियम में ऑल द टाइम पड़े रहेंगे? नो। In lymphatic system, the well-developed lymphatic system which is going to lie your whole blood vessels, whole cellular system, whole systemic circulation is lymphatic system. So which is going to return this all these small amounts of proteins and fluid that has been leaked from the blood into the interstitial spaces through these lymphatics. These are actually the forces which I am going to discuss one by one, the Starling Forces. अब आप अगर सुन रहे हैं लेक्चर तो फिर सबसे पहले अब आप बताएंगे कौन सी है ये कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पीसी, एरो शोइंग कि ये आपके फ्लूइड को फिल्टर कर रहा है फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ। फिर आपका आ जाता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ से मूव कराएगा अंदर की तरफ। फिर आ जाता है आपका प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो फोर्सेस आपकी बाहर की तरफ मूव करवा रही हैं, दो आपकी अंदर की तरफ करवा रही हैं। तो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या करना था, वाटर को ग्लू की तरह अंदर ही रखना है, तो ये क्या करेगा, इनवर्ड एरो शो करेगा। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी प्रोटीन्स हैं, तो वो भी यहीं वाटर को रखेंगी, तो वो बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड फोर्स आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आ जाता है कि ये वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं कि हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलाइड ऑस्मोटिक
फोर्सेस डिटरमिन कि कौन से साइड पर आपकी फ्लूइड मूवमेंट कैपिलरी मेम्ब्रेन से होगी, अंदर की तरफ होगी कैपिलरीज में कि बाहर की तरफ इंटरस्टिशियम में होगी. तो capillary pressure tend to force fluid outward through the capillary membrane. Number one, this interstitial fluid pressure forces the fluid inward through the capillary membrane when this is positive, and when this is negative, this again tries to move full fluid from capillaries towards outward. यानी ये भी जो है अगर नेगेटिव होगी तो ये भी फ्लूइड को बाहर की तरफ ही लेके आएगी. फिर है जी आपका द कैपिलरी प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पी which tends to cause osmosis of fluid inward through the capillary membrane due to the presence of proteins which tend to hold the water in place like just like a glue. Here, the interstitial fluid colloid osmotic pressure pi IF tend to cause osmosis of the fluid outward. If you do remember, see these arrows. ये दोनों ऐसे याद रख लो, ये दोनों ऐसे याद रख लो, लेकिन ये वाली अगर नेगेटिव होगी तो ये भी बाहर की तरफ होगा. यानी फिर 1, 2 और 3 फोर्सेस हमारी बाहर फ्लूइड को मूव करेंगे. सिर्फ एक ये जो एक आपकी प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सिर्फ ये ऐसे करेगा कि ये अंदर की तरफ फ्लूइड को रखने की कोशिश करेगा या अपने प्लेस में रखने की कोशिश करें. इन तमाम फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इसको कहते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन फोर्स है. नेट फिल्ट्रेशन फोर्स. अब यही बात आपको पहले भी की है कि ये जो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. This is mostly negative because this is going to cause a fluid to move outward also. That is interstitial fluid hydrostatic pressure. This is colloid osmotic pressure of capillaries. Colloid osmotic pressure which causes the movement of water inward or inside the capillaries, and interstitial fluid colloid osmotic pressure pi IF. So this can be calculated as net filtration force. ठीक है, अंडरस्टैंड. इस इक्वेशन को ऐसे याद कर लें. ऐसे ही आपने आगे जो है अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यू हैव टू राइट how it can be calculated. If the sum of these forces, the net filtration pressure is positive, there will be net fluid filtration across the capillaries. यानी कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियम में आएगा. इंटरस्टिशियम में लिम्फेटिक्स होगी, वो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको ले जाकर दोबारा आपकी जनरल सर्कुलेशन में डाल देगा. लेकिन अगर ये सम ऑफ द स्टार्लिंग फोर्सेस इज नेगेटिव तो यहाँ जो जितना भी फ्लूइड इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है वो आपका नेट फ्लूइड एब्सॉर्प्शन हो जाएगी आपके वीनस एंड पर फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसेस इनटू द capillaries. This is the if the sum of the Starling forces is negative, there will be a net fluid absorption from the interstitial spaces into the capillaries. So these 2 points you have to have memorized. Net filtration pressure क्या करता है? Net filtration pressure अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ फ्लूइड आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये अंदर फ्लूइड ले जाके दोबारा से इसको रीअब्सॉर्प्शन कर देगा एट वीनस एंड. ठीक है. तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में अब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में अब आपका ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा. अब पॉजिटिव होगा तो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल ठीक है कि फ्लूइड आपका कैपिलरी से बाहर आ रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ रहा है फ्लूइड मोस्टली आपके ऑर्गन्स. फिर आगे कहाँ जाएगा, क्या जमा होकर वो एडिमा बना देगा? नो. नॉर्मली ये फ्लूइड जो है लिम्फेटिक्स वहाँ प्रेजेंट होंगी, लिम्फेटिक ठीक काम कर रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है. तो जितना भी फ्लूइड आपका फिल्टर होके बाहर आया था इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, उनको लिम्फेटिक्स ले जाके दोबारा आपके जो है जनरल सर्कुलेशन में ब्लड. अब तीसरा पॉइंट हमने कहा था कि कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट KF इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर योर ऑल दीज फिल्ट्रेशन जो आपकी हो रही है उसमें. The rate of fluid filtration is also determined by the number and size of the capillaries in each size of the pores in each capillary as well as the number of capillaries. यानी कि कितना ज़्यादा capillaries present है उस organ में और जो जहाँ के blood flow कर रहा है और उनका जो size of pores हैं या number उन capillaries के कितने हैं.
तो ये हर किसी में, हर ऑर्गन में, ब्रेन में डिफरेंट है, लंग्स में डिफरेंट है, किडनीज में डिफरेंट है, आपके जीआईटी में डिफरेंट्स हैं, तो सो डिफरेंट कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जो है कैन बी मेजर्ड. This so depend upon the number of molecules. ठीक है, so filtration is actually directly proportional to filtration coefficient and into net filtration pressure. In other words, net filtration pressure is equal to filtration divided by filtration coefficient. KF जो है वो कैपेसिटी है कैपिलरी मेम्ब्रेन की कि वो कितना वाटर जो है फिल्टर कर सकती है एट अ गिवन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. और इसको एक्सप्रेस किस यूनिट पे करते हैं? मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ये इसका यूनिट है आपके जो कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, इसका यूनिट है आपका कि आप जो है वो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन to filter water for a given net filtration pressure, and this is going to be discussed or expressed in case of milliliter per minute per millimeter of mercury. Millimeter of mercury इसका प्रेशर है, ठीक है. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितने एक मिनट में कितना मिलीलीटर. सो फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू AF into net filtration pressure. AF into net filtration pressure. This is your कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट. पहले स्टार्लिंग फोर्सेस आपने पढ़ी हैं. स्टार्लिंग फोर्सेस में आपने 4 स्टार्लिंग फोर्सेस देखी हैं. 4 स्टार्लिंग फोर्सेस के बाद आपने कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट देखा है. आपने फॉर्मूला याद रखा है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि कॉम्बिनेशन है तमाम 4 आपके स्टार्लिंग फोर्सेस का. फिर आपने फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट देखे कि वो कैसे मेजर करते हैं, और फिल्ट्रेशन किस पर डिपेंड करती है? आपकी कैपिलरीज की इनटू द इंटरस्टिशियल. ठीक हो गया. ये वही बात बता रहा है कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड द साइज ऑफ द पोर्स इन द कैपिलरीज एंड आल्सो द नंबर ऑफ कैपिलरीज. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज KF एंड व्हाट इज द यूनिट? मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. ये अब आपने जो वैल्यूज है ना ये बेटा याद कर लेनी है कि ये दिस हैज बीन कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड की. तो वहाँ अगर हम एक पूरे यानी पूरी बॉडी को हम नहीं मेजर कर सकते एट अ टाइम, तो हमने दिस हैज बीन एस्टिमेटेड कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट पर 100 ग्राम ऑफ अ टिश्यू, एवरेज टिश्यू में आपने याद रखना है 100 में 0.01 मिलीलीटर पर मिनट per millimeter of mercury has been calculated. 0.01 milliliter per minute per millimeter of mercury. अब सबसे ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन वो ग्लोमेरुलस यानी कि किडनीज में हो रही होती है. 60 टाइम्स ब्लड वहाँ से पास करता है, 60 टाइम्स. जबकि यहाँ जो आम जनरल सर्कुलेशन है उसमें 2 मिलीलीटर या 2 टाइम्स जो है वो ब्लड पास करता है, आपके फिल्टर्ड होते हैं पूरे बॉडी का. जबकि ये जो आपका ग्लोमेरुलस किडनी का है वो 60 टाइम्स ब्लड होता है, और जो वहाँ फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट रेट है 125 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो रहा होता है. सो दिस इज वेरी लार्ज फॉर लिवर एंड ग्लोमेरुलस, क्योंकि लिवर में जो प्रोटीन्स हैं वो 6 ग्राम्स पर डेसिलीटर इन लिवर होते हैं. फिर इंटेस्टाइन्स में भी आपकी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वहाँ प्रोटीन्स जो हैं वो 4 ग्राम्स पर डेसिलीटर है. फिर आपके जो ब्रेन और मसल्स हैं वहाँ कम हो रहा होता है, वहाँ जो फिल्ट्रेशन है वो प्रोटीन्स मसल्स में जो है 1.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर है. ठीक है. और अब आपकी सबसे लार्जेस्ट आपकी फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है याद रखना है. अगर आपको MCQ आ जाए, किडनी एंड लिवर, 2 चीज़ें. और उसमें कितना था फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट? 125 और 60 टाइम्स जो है ना फिल्ट्रेशन हो गया. अब हम डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन वो स्टार्लिंग फोर्सेस. आपकी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट हैज बीन डिस्कस सो फार. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस योर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कितना होगा और कितनी इसकी वैल्यूज होंगी. यू हैव टू हैव मेमोराइज दीज वैल्यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपने याद करने हैं. अपनी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, आर्टीरियल एंड पर कितना होगा, वेनस एंड पर कितना होगा. तो कौन से मेथड्स हैं जो कि इसको मेजर करने में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो मेजर किया गया है वो 2 मेथड्स हैं. या तो डायरेक्ट माइक्रोपिपेट कैलकुलेशन मेथड है या फिर इनडायरेक्ट फंक्शनल मेजरमेंट ऑफ द कैपिलरी प्रेशर. डायरेक्ट में
डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से जो मेजर किया गया था वो अबाउट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जो इनडायरेक्ट मेथड से जो कि आइसोग्राविमेट्रिक मेथड है उससे जो मेजर किया गया प्रेशर वो अबाउट 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, अब आपने वैल्यू दोनों याद रखनी है, 25 भी हो सकती है और 17 मिलीमीटर भी हो सकती है। अभी हम आर्टीरियल और वेनस की तो हमने बात नहीं की, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कितना कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ज़्यादातर आपका जो है डायरेक्ट माइक्रोपिपेट कैनुलेशन की बजाय इनडायरेक्ट आइसोग्राविमेट्रिक 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है ज़्यादातर आता है। ठीक है, अब इसमें ये है कि पहला मेथड जो है, जो कि माइक्रोपिपेट मेथड है, माइक्रोपिपेट मेथड फॉर मेजरिंग capillary pressure. You can measure pressure in a capillary by direct inserting a microscopic glass pipette into the capillary, and the pressure is measured directly by the micrometer system. एक माइक्रोमीटर लगा होगा और एक जो है ग्लास टेस्ट ट्यूब है जो कि डायरेक्टली प्रोब की गई है इनसाइड द कैपिलरी, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट वहाँ दी गई कितना आया है। और ये इस तरह आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कुछ एनिमल्स का, और जो ह्यूमंस है उसका एपोनिकियम ऑफ द फिंगर नेल्स पे रख के आप उसका जो है मेजर कर सकते हैं। ह्यूमंस में जो आप कैपिलरी प्रेशर मेजर करना है आपने डायरेक्ट द एक्सपोज्ड टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स एंड इन लार्ज कैपिलरी लूप्स ऑफ द एपोनिकियम एट द बेस ऑफ द फिंगर नेल्स इन द ह्यूमन, डायरेक्ट माइक्रो pipette method और डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ और थर्स डायरेक्टली इनटू द कैपिलरी। ये नहीं कि खोल के उसको डालेंगे, ऊपर से इसको स्किन के अंदर एंटर करेंगे। इसमें अब आपका जो मेजरमेंट होगी उसमें प्रेशर जो है वो 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी at the arterial end of the capillaries or 10 to 15 millimeter of mercury in the venous end, about 25 millimeter of mercury in the middle. This is very important to remember कि आपका 30 से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है आपका प्रेशर होगा एट द आर्टेरियल एंड, और जो आपका 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा आपका वेनस एंड पर, और जो सेंटर में है आपका सेंटर में अबाउट आपका हो जाएगा 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि आपका पीछे आपने पढ़ा था डायरेक्ट माइक्रोपिपेट से मेथड से जो एवरेज आप ले लेते हो। ठीक है, और इसमें भी आपका जो है इवन जो कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस ऑफ किडनीज की कैपिलरीज हैं, वहाँ ये 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, दो तरह की कैपिलरीज होती है किडनीज में, ये अब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कि जो है, लेकिन ये वैल्यूज मेरा ख्याल आपसे पूछेंगे भी नहीं, लेकिन आप जस्ट कि हम चल रहे थे इसका और रिटन इन योर गाइडेंस, सो आई मेंशन कि जो किडनीज हैं उसमें 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा, हायर है आपका ये जो कैपिलरी प्रेशर है, जबकि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें 13 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। इसलिए ये सिर्फ ये पॉइंट बताने का मकसद ये था कि द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन डिफरेंट टिश्यूज आर हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन और द ऑर्गन वेयर दिस हैज बीन मेजर्ड। ठीक है, और दूसरा मेथड आपका ये है आइसोग्राविमेट्रिक मेथड फॉर इनडायरेक्टली मेजरिंग फंक्शनल कैपिलरी प्रेशर। इसमें एक गट लेते हैं, उसका कट सेक्शन लेते हैं और उस कट सेक्शन को एक बार में हैंग कर देते हैं, और एक साइड पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेंगे आर्टीरियल साइड पर, जबकि दूसरी साइड पर सिमिलरली रीअब्सॉर्ब करके प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, वीनस प्रेशर, सो दैट नो फ्लूइड विल मूव आउटवर्ड और इनवर्ड, और इसको बैलेंस करके दूसरे आर्म से देन इट हैज बीन कैलकुलेटेड। ये कट सेक्शन लिया हुआ है गट का। ठीक है, और इसके थ्रू ये आप ग्राफ देखें, ये प्रेशर मेजरमेंट है, एक आर्टीरियल एंड है जहाँ प्रेशर डिक्रीज किया है, और वीनस एंड है जहाँ प्रेशर इंक्रीज किया, और ये यहाँ करके अगर आप देखें तो दिस हैज बीन कैपिलरी प्रेशर कैलकुलेटेड टू बी अबाउट 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब अगर आप पूछेंगे कि ये हमें ज़रूरी है मेथड्स लर्न करना, येस यू शुड नो कि कैसे आपने मेजर किया था। एक आपने मेजर किया है डायरेक्टली इंसर्टिंग कैन्यूला, और एक आपने इनडायरेक्टली गट सेक्शन लेके उसके अंदर ब्लड फ्यूज करके फिर आपने उसमें मेजर किया, आर्टीरियल एंड पर प्रेशर डिक्रीज किया, वीनस एंड पर प्रेशर डिक्रीज किया और रीअब्सॉर्प्शन के थ्रू, और उसके बाद जो कैलकुलेट किया दैट इज रियली वीनस, दैट इज 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके थ्रू आपका कितना था 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इसके थ्रू कितना आया आपका 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर।
ग्राफ नहीं आपसे कोई ड्रॉ करने आएगा, लेकिन ये जस्ट आपको शो करने के लिए कि इतना प्रेशर जो है वो कैलकुलेट किया आपने। उसके बाद फिर आ जाता है, ये आपका हो गया, खत्म हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देन यू कम टुवर्ड्स योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसको भी मेजर करने के कई जो है मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट कैनुलेशन मेथड है टिश्यू विद अ माइक्रोपिपेट, और उसके थ्रू जो प्रेशर आपका कंपेयर किया गया था वो सब एटमॉस्फेरिक था। यूजली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो यूजली सब एटमॉस्फेरिक ही होता है। तो इसमें जो मेजर किया गया था वो अबाउट -20 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आपका मेजर किया गया है सेकेंड मेथड, डायरेक्ट कैनुलेशन मेथड। इम्प्लांटेड परफोरेटेड होलो कैपिलरीज, कुछ इम्प्लांटेशन की गई आपकी होलो कैप पेशेंट्स की होलो कैपिलरीज में, जिसके लिए जो मेजर किया गया है वो प्रेशर है अबाउट 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कैप्सूल अबाउट -6 मिलीमीटर, with smaller capsules or -2 मिलीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर तो उसका -6 है, -2 है, कितना टोटल हो गया -2। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कॉटन विक मेथड से है, which is by being inserting small Teflon tube 8 cotton fibers protruding from its one end, -1 से लेके -3 मिलीमीटर of mercury। इस सारे का आपको पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So by direct cannulation of the tissues with a micropipette, number 1. Number 2, implanted perforated hollow capillaries. Number 3, by cotton wick method by inserting small Teflon test tube। कितना कैलकुलेट हुआ है, असल चीज़ आपको होनी चाहिए। पिछले में आपने 17 मिलीमीटर वैल्यू याद रखनी है, यहाँ आपने याद रखनी है -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक, this is actually a method how this hollow viscous is being inserted or implanted, and this is the gun by which the pressure, capillary pressure is going to be measured. In summary, the interstitial pressure in loose subcutaneous tissue is usually about subatmospheric, which is about -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन जो आपके डिफरेंट बॉडीज के टिश्यूज हैं उन सब के सब टिश्यूज में डिफरेंट आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये नहीं है कि किसी आप में एक तरह का होगा, कुछ में आपका -2 है, कुछ में -6 है। अब इंट्राप्लूरल स्पेस या जो आपके लंग्स के इर्द गिर्द है वहाँ -8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और जॉइंट्स की जो साइनोवियल स्पेसेस हैं वहाँ -4 टू -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और एपिड्यूरल स्पेस में -4 टू -6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सारी आपने वैल्यूज जो है लर्न करनी है। एमसीक्यूज में कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो आपने एक ही याद रखनी है वैल्यू, दैट इज अबाउट -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इसके बाद ये क्या होता है कि ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेगेटिव आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है वो क्यों होता है। तो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ आपके इंटरस्टिशियल जो इंटरस्टिशियम है वहाँ लिम्फेटिक स्लाइड रहती है। लिम्फेटिक्स का काम क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, प्रोटीन्स होंगी, डेब्रिस होंगी, उन सब के सबको आपने लेके वहाँ से दोबारा जनरल सर्कुलेशन में एंटर करना है। सो pumping by the lymphatic system is the basic cause of the negative interstitial fluid pressure. Interstitial hydrostatic pressure का रीजन यही है कि वहाँ नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे एक्ट करेंगे? एज ए स्क्वेंजर सिस्टम। स्क्वेंजर का क्या मतलब होता है? खा पी जाना, सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है ना उसको ऐसे जज़ब कर लेना। That removes excess fluid, excess proteins, molecules, debris, and any matter from the tissue जो spaces हैं. Normally, when the fluid enters the terminal lymphatic capillaries, the lymph vessels walls automatically contracts for a few seconds and pump the fluid into the general blood circulation. तो normally terminal end पर जब जितना भी कोई extra fluid होगा, proteins होंगी, एक्सक्रीटा प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सारे के सारे को एक्स्ट्रा को वो वहाँ से करके एंटर करके जनरल सर्कुलेशन में एंटर कर देंगे। सो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज यूजुअली नेगेटिव, व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी अबाउट -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसके बाद बात आ जाती है आपकी प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर।
दैट इज एक्चुअली ड्राइव्ड, जो कोलाइट है इसको ड्राइव किया गया है फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी दैट प्रोटीन सोल्यूशन रिसेम्बल्स जस्ट लाइक अ कोलाइट सोल्यूशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज एक्चुअली द टर्म मॉलिक्यूलर, ट्रू मॉलिक्यूलर सोल्यूशन है, लेकिन ये कोलाइट की तरह रिसेम्बल करता है, इसीलिए दिस इज एक्चुअली अ कोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर. Colloid osmotic pressure of normal human being has been calculated to be average about 28 millimeter of mercury, which has been divided into further two types. जो 19 millimeter of mercury है वो due to proteins हैं like albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, whereas the 9 millimeter of this effect has been achieved by Donan effect. What is Donan effect? कि जितने भी आपके positively charged ions थे वो held करेंगे आपके कैटाइंस, अदर कैटाइंस को, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स को हेल्ड रखेंगे. दैट इज एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज कॉज्ड बाय सोडियम, पोटेशियम एंड अदर कैटाइंस हेल्ड इन प्लाज्मा बाय दीज प्रोटीन्स. के सोडियम, पोटेशियम, क्लो आपके जो हैं ये दूसरे कैटाइंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, उनको प्रोटीन्स जो हैं वो एक प्लेस पे रखेंगे, ठीक है, उसमें जगह में रखेंगे, आपके कैपिलरीज के अंदर रखेंगे. So total plasma colloid osmotic pressure has been calculated to be about 28 millimeter of mercury. 28 में से 19 किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से, और 9 किसकी वजह से? ड्यूरल इफेक्ट की वजह से. These are the different plasma proteins which are going to exert osmotic pressure differently. Plasma colloid osmotic pressure differently, collectively 28. Albumin का 4.5 प्रोटीन्स हैं तो ज़्यादा हैं, और इसका प्रेशर भी जो है वो 21 होगा. जो ग्लोबुलिन्स है उससे कम है तो 2.5 है, 6 है. फिर फिब्रिनोजेन 0.3 तो 28 पॉइंट जो है आपका 28.0 has been calculated to be about your total colloid osmotic pressure. ये अब सारी की सारी इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है. एल्ब्यूमिन का 69,000 है, 140,000 आपका ग्लोबुलिन का है, 400,000 आपका फिब्रिनोजन का है. 1 gram of globulin contain only half as many molecule as 1 gram of albumin, and 1 gram of fibrinogen contain only 1/6 as many molecule as 1 gram of albumin. So this is pressure is determined by the number of molecules dissolved in a fluid rather than by the mass. इसके मास पर डिपेंड नहीं करता कि कितना मास है, बल्कि ये इस पर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सो वेन एवर करेक्टेड फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दैन मास. 80% जो है टोटल कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो आपका एक्सर्ट करते हैं बाय ड्यू टू एल्ब्यूमिन, एंड 20% आपका एक्सर्ट होता है फ्रॉम द ग्लोबुलिन्स एंड नन बाय द फिब्रिनोजन. तो अब आप MCQ आ सकते हैं कि most of the colloid osmotic pressure has been exerted by your which protein. उसमें चारों के नाम, 5 के नाम दिए हैं, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, या नन ऑफ द अबव. तो आपने किसको लेबल करना है? एल्ब्यूमिन, ठीक है. तो 80% आपका किससे प्रोवाइड हो रहा है? एल्ब्यूमिन से. 20% किससे हो रहा है? ग्लोबुलिन. फिर इसके बाद आ जाता है कि जो प्रोटीन्स आपकी लीक कर गई आप थोड़ी बहुत आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो अबाउट 3 grams पर डेसिलिटर तक करती है, और 40% ऑफ टोटल प्लाज्मा है. और इस जो है इसका प्रेशर कैलकुलेट किया गया अबाउट 8 मिलीमीटर. ये कैलकुलेटेड हो गया, ठीक है. अब बूथ आपका 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. और अगर आप बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तो 40 या 30 आपका आर्टीरियल एंड पर, वीनस एंड पर 10 या 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मिडिल में आपका 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, ये सारे प्रेशर्स. अब वो बात करेंगे कैलकुलेशन की, तो एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज इज अबाउट 15 to 25 मिलीमीटर ग्रेटर देन एट द वीनस एंड. This is because of this difference that fluid filters out of the capillaries at their arterial ends, but at their venous end there is reabsorption. This is very important कि arterial end पर वहाँ से fluid बाहर आएगा, लेकिन venous end तक जाते जाते दोबारा से fluid जो है अंदर की तरफ reabsorb back हो जाएगा. This is your arterioles. fluid बाहर आ रहा है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दोबारा अंदर आकर lymphatic से through दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में फ्लूइड चला जाता है. ठीक है. सो दीज आर द एक्चुअली फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल
for the forces across the filtration at the arterial end. अब ये दोनों एंड्स की आपने वन बाय वन करके याद करना। आर्टीरियल एंड पर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था 30, 30 से 40 का 30 लिया हुआ था। नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर 3, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 8, टोटल आउटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 41। और जो इनवर्ड मूव करते हैं वो कौन से आपका, ये नेगेटिव है ना, यहाँ फ्री फ्लूइड प्रेशर, ये इधर इन आउटवर्ड फोर्स में कैलकुलेट किया। प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 41 में से 28 निकालेंगे तो आर्टीरियल एंड क्या होगा 13। 13 जो फोर्स है वो अब ज्यादा है एज कम्पेयर टू, आप देखेंगे कि वीनस एंड पर कितनी फोर्स है। तो वीनस एंड पर अबाउट मेरा ख्याल है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक नेट आउटवर्ड फोर्स आती है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू वहाँ रीअब्सॉर्प्शन। ये हम बात करें आर्टीरियल एंड, ये अब आपने बेटे याद कर रहे हैं फोर्सेस। रीअब्सॉर्प्शन एट द वीनस एंड, इनवर्ट आपका कौन सी एक ही फोर्स थी बड़ी सारी, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स थी एल्ब्यूमिन की वजह से 80%, 20% ग्लोबुलिन की वजह से। प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर which has been calculated to be about 28 millimeter of mercury, or the forces tending to move fluid outward, capillary pressure that has been calculated to be 10, interstitial fluid with the 3, 8, total 21। आउटवर्ड जो आपकी ये जो अब आउटवर्ड फोर्स, ये इनवर्ड फोर्स थी, ये आपकी आउटवर्ड फोर्स है, तो कौन सी ज्यादा है, इनवर्ड फोर्स। तो इनवर्ड फोर्स का क्या मतलब है कि वो कॉज करेगी मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड टू बी रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द वेनस एंड, कि यानी आर्टेरियल साइड पे जो इंटरस्टिशियल में बाहर आया था पानी, वो तमाम का तमाम दोबारा आपकी सर्कुलेशन के अंदर वापस चला जाएगा वेनस एंड। So this is about pressure in the arterial. This is an equilibrium for capillary exchange. The pressure in the arterial and venous capillaries are arranged to calculate mean functional capillary pressure. जो mean pressure है, capillary pressure की अपन की बात कर रहे हैं, mean अब सबका निकाल निकुल को सबको प्लस माइनस करके जो निकाला गया, that has been calculated to be about 17.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये आपसे जो प्रेशर पूछा जा सकता है सिस्टेमिक कैपिलरीज की हम बात कर रहे हैं बेटा, सिस्टेमिक कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। अभी एक दफा पढ़ने से या सुनने से आपको समझ नहीं आएगा बेटा, ये इसको आपने गौर से रीड करना है, और जब आप बाद में पढ़ेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो है ये कैलकुलेट कैसे होगा, और लंग्स में कौन सा है या उसमें कौन सा, ठीक है। ये दिस इज योर कैलकुलेट्स टू बी 17.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन द सिस्टेमिक कैपिलरीज। फिर आ जाते हैं आपका कि मीन फोर्सिंग्स जो हैं वो आपकी कैपिलरीज में, अब हम ये कैपिलरीज की बात करेंगे कि मीन करके, तो 17 है, ठीक है, आपका जो मीन है, और उसके बाद नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर 3, ये आउटवर्ड फोर्सेस है 8, 28.3, और ये अब हम मीन करके दोनों का मीन ले रही है ना, वेनस एंड का भी और आपके आर्टेरियल एंड का भी, दोनों का मीन करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो फ्लूइड इनवर्ट मूव करके 28 थे, अब ये 28.3 बहुत कम है, तो कितना आया, जस्ट आउट फॉर 0.3। ये 0.3 जो बहुत ही कम है, लेकिन कि 0.3 इनफ है कि वो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड लीक किया था वो लिम्फेटिक से जाके इसको दोबारा जो है जनरल सर्कुलेशन में ले जाए। So this is the end of your today's lecture. We have discussed so far your all Starling forces, and we have discussed the net filtration pressure. We have discussed the capillary filtration pressure. We have discussed so far कि net filtration pressure किसका combination, ठीक, मेलिस ध्यान कर लेना आप लोग। और ये सारी चीज़ें अब आपने, ये सारा कुछ गाइडलाइन का लिखा हुआ है, कौन से मेथड्स हैं, ये आ सकते हैं आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फिल्ट्रेशन पूछा जा सकता है, आपको इसमें से एमसीक्यूज बहुत दे सकते हैं, फिल्ट्रेशन किसके इक्वल है, आपकी जो स्टार्लिंग फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ये डायग्राम को ऐसे एज इट इज याद कर लेना, ये जो प्रेशर्स हैं उनको ऐसे याद कर। एनी क्वेश्चन बेटा सो फार? Now this is the end of your lecture. Any questions? जी, any question बेटा you want to ask? चैट में लिखते हैं मुझे।
जी, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इसका क्या मतलब है? आज समझ नहीं आई है या फिर सारी समझ आ गई? अब ये स्टार्लिंग फोर्सेस आपने लर्न करनी है और अपनी एक स्केच कॉपीज बनाएं घर में बैठ के। उन स्केच कॉपीज में ये स्टार्लिंग फोर्सेस लिखें और उसके बाद जो है, जी बेटा प्लीज आस्क सम क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने, अब बैड लक ये है कि मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ, जो है क्वेश्चंस जो है आपसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको फोर्स करूंगी क्वेश्चन पूछो। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आई। प्लीज आस्क मी सम क्वेश्चन। जी जी गर्ल्स, आज वेयर आर यू पीपल? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे हैं, 126 पार्टिसिपेंट्स हैं। 19, प्लीज आस्क सम क्वेश्चन, वरना मैं आपसे पूछूंगी। जी अब्दुल रहमान, आर यू देयर? लाइबा, रोल नंबर 24, आर यू देयर? Ask me and tell me if you have understood today's lecture. ये आपने प्लीज मेक स्केच नोटबुक एंड ड्रॉ तो नहीं, उसमें आपने जो है राइट करनी है और स्टार्लिंग फोर्सेस, ठीक है? तमाम स्टार्लिंग फोर्सेस आपने लिखनी है उसमें, एंड देयर एंड देयर। ये आपने अपने पास घर में रखना है, ये मुझे नहीं आपने देना। स्केच नोटबुक एंड राइट ऑल स्टार्लिंग फोर्सेस एंड देयर रोल in filtration or in formation of interstitial fluid. Okay, inshallah on Saturday we will continue from here. और थोड़ा सा जो है मैं आपसे पहले चैट में पूछ लूँगी कि आपने ये स्टार्लिंग फोर्सेस देखी है कि नहीं देखी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ भी लिया करें, सिर्फ ख्याल ना रखें, पढ़ भी लिया कीजिए, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आना और इसके बाद ये कि इस टाइम को आप